और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है SCERT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने सरकारी विद्यालयों के 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी किया शुभारंभ। जिस योजना का शिलान्यास किया गया था, आज उसी योजना का कर रहा हूं लोकार्पण, ये कहना है सीएम धामी का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार से विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों को भी किया सम्मानित। आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण। शिक्षा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना सौभाग्य की बात। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम किए हासिल। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान मिलने से प्रेरणा के साथ बढ़ता है मनोबल। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय किसी भी तरह के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ नहीं हो कोई समझौता। राज्य के 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लास की स्थापना पर सरकार कर रही कार्य। राज्य सरकार का संकल्प, कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से न रहे वंचित। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता। राज्य में किसी भी छात्र छात्राओं के जीवन में शिक्षा का नहीं होने देंगे अभाव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने SCERT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। सरकारी विद्यालयों के 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी यहां पर शुभारंभ किया गया। शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहां पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ। और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो CSR फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। और इस सम्मान से जहां उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में, वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होगी, उनके अंदर उत्साह आएगा। इसके निमित्त कार्यक्रम हुआ है। साथ में जो भवन बनकर तैयार हुआ है, इस भवन का शिलान्यास भी हम लोगों ने आज से 2 वर्ष पहले किया था और शिलान्यास हुआ और आज लोकार्पण भी हो गया कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन कामों को शुरू करते हैं, जिन योजनाओं की शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नई दिल्ली में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने CDS अनिल चौहान से देहरादून के सेना अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती करने का आग्रह किया है, जिससे कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड में अन्य जगहों पर भी CSD कैंटीन और ECHS पॉलीक्लिनिक खोलने के लिए अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी में वार विंडो गर्ल्स बॉयज हॉस्टल के निर्माण और गढ़वाल में आर्मी स्कूल के निर्माण का भी अनुरोध किया। CDS अनिल चौहान ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सेना की ओर से सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी नई दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की है। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से उत्तराखंड में रेशम विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह को अवगत कराया कि रेशम विभाग द्वारा सिल्क पार्क देहरादून में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से रेशम घर का निर्माण किया जा रहा है। आगामी माह में सिल्क एक्सपो भी लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इस कार्यक्रम से दून सिल्क को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। रेशम किसानों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। मंत्री जोशी ने सितंबर माह में सिल्क एक्सपो और रेशम घर के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री से समय प्रदान करने का आग्रह भी किया। वहीं केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
तो वहीं पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिले के विभिन्न तहसीलों का तहसीलदारों का तबादला किया है, जिसमें थल तहसील के तहसीलदार का भी तबादला हुआ, जिसके बाद थल तहसील के तहसीलदार दमन सिंह राणा की तैनाती हो गई है। नवनियुक्त तहसीलदार ने आज तहसील का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारियों और राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने सभी कर्मचारियों से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर निदान करने की बात कही और कार्यालय से बनने वाले सभी प्रमाण पत्रों को तय समय पर कार्रवाई करने को भी हिदायत दी है। नवनियुक्त तहसीलदार ने कर्मचारियों को इस आपदा काल में अपना क्षेत्र न छोड़ने और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर उनसे किसी भी समय मिल सकते हैं। क्षेत्र में आते ही सबसे पहले तो मैंने मीटिंग ली, जिसमें यही बताया कि क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, क्षेत्रवासियों की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे अधिकारी उनको सुलझाएं और मेरे तक पहुंचाएं और उनका समय से निदान किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। बाकी जितनी भी मैं क्षेत्रवासियों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी समस्या है तो निसंकोच होकर आप तहसील में आ सकते हैं और अपना जो भी समस्या है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे यहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा पर सीएम धामी ने निशाना साधा। सनातन का विरोध करने वालों की यात्रा केवल ढकोसला, एक कहना है सीएम धामी का। सनातन का विरोध करने वालों को निकालनी चाहिए प्रायश्चित यात्रा। कई लोग संसद के अंदर चुनाव के दौरान सहित पूरे समय करते हैं सनातन का विरोध। कई लोग सनातन को कहते हैं मलेरिया, वायरल और डेंगू। ऐसे लोग जब यात्रा की करते हैं बात, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित। बाबा केदार हैं सनातन के प्रति। संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में, अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं। और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहां पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं, उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है,
हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। तो वहीं आईडीपीएल पार्किंग से बैराज तक कांवड़ मार्ग पर खड़े ठेली रेहड़ी वालों को पुलिस ने सड़क से हटाने की कार्रवाई की है। उनके खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान काट जुर्माना भी वसूल किया गया। सड़क पर खड़ी ठेली रेहड़ी कांवड़ियों की राह में बाधक बनने का दावा पुलिस ने किया है, इसलिए कार्रवाई की गई है। एम्स चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण होने की वजह से सड़क संकरी हो रही है, जिसके सड़क पर चलना यहां पर कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसलिए ठेली रेहड़ी वालों को सड़क से हटाने की कार्रवाई की गई है। उनको दोबारा सड़क पर ठेली रेहड़ी नहीं लगाने की भी हिदायत दी है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया के सख्त निर्देश है कि कांवड़ियों के मार्ग में बाधक बनने वाले अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, रास्ते में जो अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ अभी तक का अपडेट है और क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है? देखिए, बता दें कि इस समय पर जो है कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जो है यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के जो कांवड़ लेने वाले श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो नीलकंठ जाने के लिए ऋषिकेश में पहुंच रहे हैं और उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो आईडीपीएल में की गई है। और आईडीपीएल में पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद वो पैदल जो है वीरभद्र बैराज के रास्ते जो है नीलकंठ की ओर रवाना हो रहे हैं। तो इस जो आईडीपीएल की पार्किंग और बैराज के बीच का जो मार्ग है, यहाँ पर जगह जगह जो है अतिक्रमण हो गया था। जगह जगह सड़क पे ठेली रेहड़ी लग गई थी और वो सामान बेचने का काम कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं जो है पैदल चलने वाले जो कांवड़ी है उनके लिए व्यवधान पैदा हो रहा था। तो उन पर जो है पुलिस ने जो है एक्शन लिया है। एम्स के चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठानी है, उन्होंने जो है आज सारा अतिक्रमण हटा दिया है और उनको साफ कहा है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ेगी और उनको अगर व्यवधान पैदा होता है तो वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। इनको बिल्कुल हटाया गया है। कोतवाल जो है उनके निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और यहाँ का जो एरिया है वो अब अतिक्रमण हटने के बाद काफी साफ और खुला खुला नजर आ रहा है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 27 तारीख के बाद जब पंचक खत्म हो जाएंगे तो कांवड़ के साथ साथ अब जो है पैदल कांवड़ियों के साथ जो है अब डाक कांवड़ भी आएगी और उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि पुलिस को उनको संभालना बहुत बड़ा चुनौती साबित होता है और ऐसे में अगर व्यवधान पैदा होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होती। तो फिलहाल जो है अतिक्रमण हटा दिया गया और उनसे जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी की गई है। उनको चेतावनी भी दी है, अगर वो दोबारा से इस प्रकार से अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि पुलिस ने अपना जो है एक मंशा साफ कर दी है कि अतिक्रमण जो है वो आसपास के इलाके में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से जो है स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है। और जो सोमवार आते हैं उसमें वीरभद्र मंदिर जो है वहाँ पे बिल्कुल निकट में पड़ता है, वहाँ भी हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो इसलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांवड़ यात्रा को लेकर काशीपुर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश मुरादाबाद रेंज के डीआईजी, डीएम, उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज की डीआईजी और उधम सिंह नगर के एसएसपी आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड कुमाऊं रेंज के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। 27 जुलाई से सड़कों का डायवर्जन होना अति आवश्यक है। ओवरलोडेड वाहनों पर 27 जुलाई को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रखा जाएगा। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने कहा कि दिल्ली से चलकर हरिद्वार को जाने वाले कांवड़ यात्री का रूट डायवर्जन किया जाएगा। ओवरलोडेड वाहनों को दूसरे स्थान से रवाना किया जाएगा। जिस रूट पर कांवड़िया गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे हैं उन रूटों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवा, ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है और सबसे विस्तार से हमने डिस्कस किया कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस हफ्ते तक हम लोग रहेंगे, ये ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। इसी के सभी लोग अच्छी तरह पालन करेंगे। हमारा उम्मीद है हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटर स्टेट कांवड़ मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं
मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कोऑर्डिनेशन पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जारी है। मसूरी में इन दिनों बरसात की वजह से रोगियों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अस्पताल में खासी भीड़ नजर आ रही है। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय पर मसूरी के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। इस समय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा रोगियों का इलाज किया जा रहा है। उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों बरसात में गैस, किडनी में पथरी, पेट दर्द और लूज मोशन के केस काफी संख्या में आ रहे हैं। लोग गंदा पानी पीने, बासी खाना खाने आदि से बीमार हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुशील सैनी ने कहा कि वे रोगियों से अपने हिसाब से बात करते हैं ताकि उनके रोग का कारण पता चल सके और उसके बाद उपचार करना आसान हो जाता है। जो आ रहे हैं आजकल ज्यादातर गैस्ट्राइटिस है, गॉल ब्लैडर के पथरी के भी हैं, किडनी की पथरियां काफी हैं और पेट दर्द और लूज मोशन जिसे बोलते हैं, जैसे आम खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, बासी खाना खा लेते हैं। हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं वो तो लगभग पूरे ही हैं। हमारी पोस्ट स्पेशलिस्ट की पूरी भरी हुई है। हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर्स हमारे पास नहीं हैं फिलहाल, क्योंकि सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स पीजी करने चले गए हैं और नए बच्चे अब जब भी आएंगे हमारे पास तब पूर्ति होगी। तो वहीं मंगलौर में हुए कांवड़ियों के तांडव के बाद एसएसपी हरिद्वार का बयान सामने आया है। बता दें कि मंगलौर में कांवड़ियों की कावड़ खंडित हो जाने पर जमकर बवाल हुआ। ई रिक्शा चालक को पीटा गया, साथ ही रिक्शा को भी तोड़ा गया। वहीं से पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो भी ट्रोल हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कांवड़ियों से अपील भी की है कि पुलिस का सहयोग करें। आज दिन में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपानाक हुए और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें। तो वहीं रुड़की से प्रदीप सिंह यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, मंगलौर में जो भी कुछ हुआ, कांवड़ियों का आतंक देखने को मिला है, ई रिक्शा को तोड़ दिया गया है, आपसे अपडेट जानेंगे और साथ में भी जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। जी संजीव जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कांवड़ियों ने मंगलौर में ई रिक्शा उनकी कांवड़ से टकरा गई थी और जिससे वो खंडित हो गई थी। इसके बाद कांवड़ियों द्वारा ई रिक्शा को भी तोड़ा गया, उसके चालक के साथ भी मारपिटाई की गई। फिलहाल जो एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल है हरिद्वार के, इन्होंने मामला दर्ज करके और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है कि कौन कौन इस मामले में थे। वहीं हम आपको बता दें, कांवड़ियों का कहना, जो कांवड़ी उस समय मौजूद थे, उनका कहना यह था हम यहाँ पर मामला दर्ज करवाने नहीं, कांवड़ लेने आए हैं। हरिद्वार प्रशासन को थोड़ा इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जी संदीप जी। प्रदीप, जिस तरह से वाकया सामने आया है, ये तो तय है कि कुछ कांवड़िया ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रा में कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की और क्या तैयारी मुस्तैद देखी जा रही है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपील कांवड़ियों से की गई है? जी संदीप जी, मैं आपको बता दूं, अधिक मात्रा में कांवड़िए आ रहे हैं। फिलहाल अभी चुनौती शासन प्रशासन के सामने ये है कि अभी डाक कांवड़ शुरू नहीं हुई है। डाक कांवड़ शुरू होने का अर्थ ये हो गया कि उस समय
शासन प्रशासन को आज के समय से 10 गुना बेहतर व्यवस्थाओं करनी पड़ेगी। क्या कुछ अभी तक इन कांवड़ियों की पहचान हो सकी है कि कांवड़ी कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए थे कांवड़ लेने, और इनकी पहचान को लेकर कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से सामने आया कुछ? नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो अभी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है, बट सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, कांवड़िए जो थे दिल्ली के बताए जा रहे हैं, और कांवड़िए जो थे इन्होंने रिक्शा वाले का कहना है कि इन्होंने बिना टक्कर लगती हमारे साथ मारपिटाई और इस तरह की घटना की है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तस्वीरें काफी सवाल उठाने वाली है, और ऐसे में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस दौरान ये सब कुछ हुआ वहां पर क्या सुरक्षा को लेकर कोई सिपाही तैनात नहीं था, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यात्रा को पुलिस के पहरे में किया जाएगा, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आने पर भी कई सवाल प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसा वीडियो अभी हमारे सामने ट्रोल हो रहा था, उस समय पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन कांवड़ियों की जो की संख्या अधिक थी, इसीलिए 2-3 पुलिसकर्मी उनको समझाते ही नजर आ रहे हैं। और आगे कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ अपील की जा रही है? कांवड़ियों के लिए एसएसपी साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि हरिद्वार पुलिस का सहयोग करें, कहीं पर भी कोई असुविधा हो तो तत्काल आप संबंधित नंबर पर आप कॉल करें। आपको डायरेक्ट कांवड़ियों को प्रशासन या किसी और राहगीर से उलझने की आवश्यकता नहीं। पीड़ित रिक्शे वाले का ऐसे में क्या कुछ कहना है? क्या उससे किस तरह की बात हुई है? क्या उसका बयान कुछ सामने आया? क्या उसने किसी तरह की अपील जो अपनी बात है सामने रखी है? पीड़ित का तो इस समय ये है कि उसका उपचार करवा दिया गया है, फिलहाल वो घर पे बैठा है, और उसका कहना यही था कि अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, जो काम है वो प्रशासन को ही करना है, और प्रशासन अपने स्तर पे इस चीज को देखे। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram